आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। तो कोलिजन जो है ना वो हम दो टाइप्स के देख लिए हैं कि एक टाइप होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा टाइप क्या होता है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन में हमने एक टर्म को पढ़ा था दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या जिसको हम नाम देते थे कोएफिशिएंट ऑफ रेसिलियंस। तो हमने कहा था कि इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यानी अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर हो जाएगी तो उस वाले कोलिजन को हमने नाम क्या दिया था, दैट वाज कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में कुछ हमने उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे। नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमने इलास्टिक कोलिजन में देखा था वो ये था कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, तो वो दोनों सेम होनी चाहिए यानी बराबर होनी चाहिए। तो देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, या कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हमने कहा कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम शुड रिमेन कंजर्व, यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और नंबर थर्ड हम कहते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में कि जो सम टोटल ऑफ एनर्जी यानी टोटल एनर्जी जो है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, दैट शुड ऑलवेज रिमेन कंजर्व, वो भी कंजर्व रहनी चाहिए। यानी जब लॉस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी कंजर्व हो ही जाएगी। और इसके बाद इन इलास्टिक कोलिजन में हम कहते हैं कि जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा, अगर वो 0 होगा तो उसको हम कहते हैं दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, इन परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। एक्चुअल में प्लास्टिक कोलिजन केस किसका है, इन इलास्टिक कोलिजन का। तो उसमें हम जो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इन इलास्टिक कोलिजन में, जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं वो नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, यानी देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इसके बाद जो हम देखते हैं कि मोमेंटम शुड रिमेन कंजर्व, यानी मोमेंटम कंजर्व रहता है, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, तो दोनों केसेस में मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। अब जो इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, मींस कि देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इसके बाद जो टोटल एनर्जी है दोनों केसेस में वो क्या रहनी चाहिए, वो सेम रहनी चाहिए। तो 1D में हमने देखा कि जो मोमेंटम यानी जो इलास्टिक कोलिजन इन 1D है वो हमने देख लिया है। तो इलास्टिक कोलिजन इन 2D यानी 2 डायमेंशन में अब हम आज देख लेंगे कि इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन में कैसे होता है, तो उसमें क्या होता है। तो यानी जहां से जब वो 2 डायमेंशनली बॉडी जब निकलती हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होता है। और ये वाला जो 2 डायमेंशनल केस है ना, ये आपको दिखाई देता है यहाँ हम देखते हैं कि जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड में फॉर एग्जांपल अगर मुझे कैरम यहाँ पे अगर मेरी कॉइन है, यहाँ पे अगर मेरी कॉइन है, तो मुझे इस वाले पॉइंट में लेना है। तो हम एक काम करते हैं कि हम यहां से इसको एज भी मार देते हैं। तो जब हम एज मार देते हैं तो ये कॉइन यहां चली जाती है, तो स्ट्राइकर दूसरे डायरेक्शन में जाता है। मींस इसकी डायरेक्शन और स्ट्राइकर की डायरेक्शन जो है ना, ये मोशन इन ए सिंगल लाइन नहीं है। तो अगर ये मोशन इन प्लेन है तो इसी को हम नाम क्या देते हैं, दैट इज मोशन इन 2 डायमेंशंस। अब हम यही देखेंगे कि इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन इलास्टिक है, इन इलास्टिक नहीं है। अगर इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी शुड रिमेन कंजर्व, मोमेंटम शुड रिमेन कंजर्व, और टोटल एनर्जी की तो टोटल एनर्जी भी कंजर्व इसमें रहती है। तो अब हम यही देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे केस बनाते हैं कि अगर यहां से हमने एक बॉडी को लिया है, फॉर एग्जांपल ये हमने एक बॉडी को लिया है, तो ये वाली जो बॉडी है ना, इस बॉडी का मास हम कहेंगे दिस इज m1। अब इसके सामने हमने दूसरी एक बॉडी को रखा है, फॉर एग्जांपल ये दूसरी बॉडी है, तो इस बॉडी का हमने मास लिया है दैट इज m2। और इसके बाद अब जो ये वाली बॉडी है ना, ये वाली बॉडी इस 2 डायमेंशनल कोलिजन में एक चीज हमको याद जहन में रखनी है कि जो यहां का सेंटर ऑफ मास है और जो इसका सेंटर है, अब ये वाली जो बॉडी है ना, अगर ये मूव करेगी यहां से ना, तो इसको सेंटर को हिट नहीं करना है बल्कि इसकी साइड को इसे टच करना है। तो जब ये बॉडी यहां से ऐसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है, तो ये वाली जो बॉडी है जब यहां से इन दोनों का कोलिजन हो जाएगा, जब ये एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, तो इसके बाद हम देखते हैं कोलिजन के बाद हम देखते हैं एक बॉडी यहां से चली जाती है और ये दूसरी बॉडी यहां से चली जाती है। अब जो ये है, ये वाली जो लाइन है, इसको हम कहेंगे कि ये वो लाइन है जिस लाइन में इन 2 बॉडीज अगर कोलिजन ना होता तो ये बॉडी यहां से जाती और ये बॉडी भी उसके पीछे ऐसे ही जाती, इसी लाइन में जाती। अब कोलिजन हो गया तो कोलिजन के बाद ये वाली बॉडी जो है ना, ये यहां से नहीं जाती है, ये बॉडी यहां से गई है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से देख लूंगा तो इसका मास कितना है m2,
और ये यहां से जा रही है, और ये वाली जो बॉडी है इसका मास है m1 और ये बॉडी यहां से जा रही है। अब कोलिजन के बाद वेलोसिटीज इनकी सेम नहीं रहती है, तो अगर वेलोसिटी बदल गई है तो ये वाली जो बॉडी है ना, इस बॉडी की वेलोसिटी में कहूंगा ये v1 है, और ये वाली बॉडी जो है इसकी वेलोसिटी में कहूंगा दिस इज v2। अब अगर ये बॉडीज दोनों जा रही थी इस वाले डायरेक्शन में, तो अगर हम इसको मान लेंगे कि रेफरेंस सिस्टम में अगर हम इसको लेंगे कि ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है। अब बॉडी जो है ना वो पहले मूव कर रही थी किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो इसको मैं मान लूंगा कि ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन। अब ये बॉडी जो है ना m1 की जो वेलोसिटी है वो मैं कहूंगा दिस इज u1, और m2 जो है ना उसकी वेलोसिटी मैं कहूंगा दिस इज u2। u1 u2 ये हम कहेंगे कि ये वो वेलोसिटीज है जो बॉडीज के पास है जब कोलिजन नहीं हुआ था, यानी बिफोर कोलिजन ये बॉडीज के पास वेलोसिटी है, और आफ्टर कोलिजन बॉडीज के पास वेलोसिटी u1 u2 नहीं है बल्कि वो बदल गई है, अब वो v1 और v2 रह गई है। अब अगर यहां से अगर हम देख लेंगे कि अगर कोलिजन होना है, अगर कोलिजन हो जाएगा या अगर इन दोनों बॉडीज के बीच में कोलिजन होना है तो u2 की वेलोसिटी जो है ना ये u1 से कम होनी चाहिए, या हम ऐसे कहेंगे कि u1 की जो वेलोसिटी है वो u2 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर u1 की वेलोसिटी u2 से ज्यादा होगी तो मैं कहूंगा u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। अब इनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी बन जाएगी ना वो किसके बराबर बन जाएगी, u1 माइनस u2, और u1 माइनस u2 को ही हमने नाम क्या दिया था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। नाम क्या दिया था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ये बॉडी जब यहां तक आ गई है तो इनके बाद कोलिजन हो गया, एक बॉडी एक साइड से, दूसरी बॉडी दूसरी साइड से जा रही है। अब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही है दोनों, यानी इन एक्स डायरेक्शन ये दोनों नहीं जा रही है, अब इन्होंने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। अब अगर इन्होंने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो अभी तक अगर ये रेक्टिलिनियर था अब ये रेक्टिलिनियर नहीं है, तो इन्होंने अपना अब ये मोशन जो इनकी है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है बल्कि ये यहां से जा रही है वो दूसरे साइड से जा रही है, तो इसी को हम कहते हैं दिस इज कोलिजन इन 2D, कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। अब ये वाली जो बॉडी है यानी m1 जो बॉडी है वो ओरिजिनल लाइन से यहां पे एक एंगल बनाती है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो एंगल है ना इसको मैं नाम दूंगा थीटा। थीटा को हम दूसरा नाम भी देते हैं 2D कोलिजन्स में, हम थीटा को नाम देते हैं दिस इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। और ये जो है m2 जो है m2 भी इसके साथ एंगल बनाती है और इसको मैं नाम दूंगा दिस इज फाई। तो फाई को हम कहते हैं दिस इज एंगल ऑफ रिकॉइल, दिस इज एंगल ऑफ रिकॉइल। तो कोलिजन जब 2 डायमेंशनल होता है तो 2 डायमेंशनल कोलिजन के बाद जब बॉडीज जाती हैं, जब वो एक बॉडी एक साइड से दूसरी बॉडी दूसरी साइड से जाती हैं, तो इन दो बॉडीज में दो चीजें आती, एक v1 आता है मींस दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, v2 दिस इज आल्सो द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, एंड नंबर सेकंड दूसरी चीज यहां पे आ जाती है वो आता है थीटा और फाई। थीटा को हमने नाम क्या दिया है, इसको हमने नाम दिया है दिस इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, और फाई को हमने नाम क्या दिया है दिस इज द एंगल ऑफ रिकॉइल। समझ में आ रहा है? तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग और ये एंगल ऑफ ये रिकॉइल जो है, अब इनके बीच में एंगल कितना बनेगा वो भी हम देख लेंगे कि जब 2D कोलिजन होता है तो थीटा और फाई के बीच में एंगल कितना बनेगा वो भी हम देख लेंगे। अब ये इलास्टिक कोलिजन है, अगर ये इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन में जो हमारे पास कंडीशन होती है वो क्या होती है कि मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। अगर काइनेटिक एनर्जी यहां पे कंजर्व रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन किसके बराबर होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो हम कहेंगे कि अगर कोलिजन इलास्टिक है तो कोलिजन इलास्टिक के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहां पे यूज कर देंगे। अब पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर किसके बराबर होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। काइनेटिक एनर्जी बिफोर किसके बराबर है, बॉडी m1 का, तो वो होगा बराबर हाफ ऑफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास कितना है m1, वेलोसिटी कितनी है u1 का होल स्क्वायर, प्लस वेलोसिटी यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी सेकंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी सेकंड किसके बराबर है m2 u2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन किसके बराबर है, हाफ ऑफ ये वाली जो बॉडी है m1 के पास वेलोसिटी किसके बराबर आ गई है v1 स्क्वायर, और प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये समझ में आ गया? अब इसके बाद अगर हम यहां से हाफ 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 और हाफ, अगर मैं इसको कॉमन निकाल दूंगा, यहां से भी हाफ यहां से भी हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर।
ये समझ में आ गया। तो इस वाले जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं नाम दूंगा दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली चीज जो हमको जहन में रखना है, इलास्टिक कोलिजन में हमको क्या देखना है कि काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व रहती है तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर किसके बराबर होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर के बराबर। अब नंबर सेकंड जो है वो है मोमेंटम। मोमेंटम आल्सो रिमेन्स कंजर्व। अगर मोमेंटम कंजर्व रहता है तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके बराबर है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब अगर हम देखेंगे मोमेंटम, क्या यहां पे मोमेंटम इसके बाद कोलिजन के बाद क्या यहां पे बॉडी एक ही डायरेक्शन में जाती है, क्या वो अपना डायरेक्शन चेंज कर दे, अगर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। यहां पे बॉडी जो दो थी वो किस एक्सिस में जा रही थी, एक्स एक्सिस में। अब यहां पे एक्स एक्सिस में वो नहीं जा रही है क्योंकि उन्होंने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना दिया, एक ने थीटा दूसरे ने कितना फाई बना दिया। अब वो एक्स में भी नहीं जा रही है, वाई में भी नहीं जा रही है, तो वो एक्स और वाई के बीच में जा रही है। इसलिए हम यहां पे अगर ये प्लेन में, अब यहां पे ये मोशन जो प्लेन में हो रही है, एक्स वाई प्लेन में हो रही है, तो यहां पे भी मोमेंटम के हम दो हिस्से लेते हैं। पहले हम लेंगे कि मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स डायरेक्शन। अब क्यों एनर्जी की हमने क्यों नहीं ली, क्योंकि एनर्जी जो है ना, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। मोमेंटम जो है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं तो एक कंपोनेंट उसका अलोंग एक्स एक्सिस जाएगा और दूसरा कंपोनेंट कहां से जाएगा, अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन में हमको देखना है, तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके बराबर है, यानी ये बॉडी एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ये भी बॉडी भी किस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, हम कहेंगे m1u1, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। इसका मास कितना है m1, वेलोसिटी कितनी है u1, प्लस m2u2, यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके बराबर होगा, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब मुझे यहां से बता, बॉडी यहां से जा रही है, इसकी वेलोसिटी कितनी है v1, बता v1 का कौन सा कंपोनेंट यहां से जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि अगर एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर को जब हम रिजॉल्व करते हैं तो इसका एक कंपोनेंट यहां से, दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर। अब जिसके साथ ये एंगल बनाएगा, यानी रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल बनाता है, तो वो वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस, और जो इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा वो कौन सा होगा, साइन। अब यहां पे अगर हम देख लेंगे तो ये वाला जो कंपोनेंट यहां से जाएगा मोमेंटम का, वो कौन सा होगा, m1v1 cos ऑफ, एंगल कौन सा है, थीटा, m1v1 cos ऑफ थीटा। अब ये जो है ना, ये भी इसके साथ एंगल कितना बनाता है, फाई। अब जो इस वाले मोमेंटम का कंपोनेंट यहां से जाएगा वो कितना होगा, m2v2 cos ऑफ फाई। एक m1v1 cos ऑफ थीटा, दूसरा m2v2 cos ऑफ फाई। अब दोनों कंपोनेंट, यानी इस मोमेंटम का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इस मोमेंटम का भी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में क्या एक ही मोमेंटम या दोनों है, दो है। तो पहले भी कितने थे, दो, m1v1 प्लस m2v2, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1v1 cos ऑफ थीटा। तो हम कहेंगे ये है बराबर m1v1 cos ऑफ थीटा प्लस m2v2 cos ऑफ फाई। ये है मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसको इक्वेशन में नाम दूंगा इक्वेशन सेकंड। अब उसके बाद तो ये मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस है। अब हम वाई डायरेक्शन में मोमेंटम देखेंगे। बताओ वाई डायरेक्शन में यहां पे क्या बॉडी यहां पे एक्स डायरेक्शन में आ रही थी या वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। अगर एक्स में आ रही तो वाई में इसका मोमेंटम कितना होगा, जब वाई में नहीं आ रही थी तो वाई में मोमेंटम कितना होगा, जीरो। तो हम कहेंगे ना कि वाई में पहले इनिशियल मोमेंटम, यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके बराबर, जीरो, इज इक्वल। अब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, बता इसका एक कंपोनेंट यहां से भी जाएगा। अगर एक कंपोनेंट यहां से गया है तो ये वाला जो कंपोनेंट इसका होगा, इसका वो होगा ना बराबर m1v1 साइन ऑफ थीटा, क्योंकि एक कंपोनेंट जहां से एंगल बनता है वहां से कॉस, और जो इसके परपेंडिकुलर वो कौन सा होगा, साइन। तो ये वाला कंपोनेंट जो है ना दैट इज m1v1 साइन ऑफ थीटा प्लस, अब ये वाला जो इसका कंपोनेंट है, बता यहां से इसका कंपोनेंट यहां से जो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू m2v2 साइन ऑफ क्या, फाई। अब अगर ये प्लस एक्स वाई एक्सिस में है तो ये माइनस वाई में है। अगर मैं इसको पॉजिटिव मानूंगा तो ये क्या है, नेगेटिव। तो मोमेंटम बिफोर दैट विल बी इक्वल टू m1v1 साइन ऑफ थीटा प्लस, और ये क्या बन जाएगा, माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। तो यहां से आ जाएगा m2v2 साइन ऑफ फाई। समझ में आ रहा है।
तो यहीं से हम निकाल भी सकते हैं। तो अगर मैं इस टर्म को यहां पे लाऊंगा तो ये बन जाएगा m1v1 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m2v2 साइन ऑफ फाई। ये समझ में आ रहा है? तो दिस इज द इक्वेशन। अब अगर हम यहां पे देख लेंगे तो ये इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस है। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन में हमारे पास कितनी इक्वेशंस आ गई? तीन इक्वेशंस आ गई। अगर 3 इक्वेशंस आ गई तो वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल 4 है। कौन कौन सा है? एक है v1 और दूसरा कौन सा है? v2, तीसरा आ रहा है थीटा और चौथा कौन सा आ रहा है? फाई। अब 3 इक्वेशन से हम 4 वेरिएबल्स को निकाल नहीं सकते हैं। अगर 3 इक्वेशंस है तो 3 इक्वेशंस में से मैं 4 वेरिएबल्स कैसे निकालूंगा? तो इसलिए हमको एक वेरिएबल निकालना है। कैसे हमने एक वेरिएबल को निकालना है? बाय एक्सपेरिमेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक वेरिएबल का वैल्यू हमको कैसे निकालना है? एक्सपेरिमेंट। क्योंकि 3 इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस के लिए मुझे 3 ही वेरिएबल होने चाहिए, मगर मेरे पास कितने हैं? 4 है। एक है v1, दूसरा v2 और थीटा और फाई। तो 3 इक्वेशन से मैं 4 वेरिएबल्स नहीं निकाल सकता। अगर मैं 3 इक्वेशन से 4 वेरिएबल नहीं निकाल सकता हूं तो एक वेरिएबल का वैल्यू, चाहे वो v1 होगा, v2 होगा, थीटा होगा या फाई होगा, तो उसका वैल्यू मुझे कैसे कैलकुलेट करना है? एक्सपेरिमेंटली मुझे उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है? तो ये है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। अभी हमने इसमें ये कंप्लीट नहीं किया है। अब हम आगे देख लेंगे कि केसेस में हम इसमें देख लेंगे, मगर ये आप उतार लो तो फिर इसके बाद हम आगे जाएंगे। तो हमने इलास्टिक कोलिजन इन 2D में हमने 4 वेरिएबल्स निकाले हैं या 3 इक्वेशंस हमने निकाली है। तो एक इक्वेशन जो है ना वो क्या थी? काइनेटिक एनर्जी की, और दूसरी किसकी थी? जो मोमेंटम थी। और दोनों 3 इक्वेशंस में m1 और इसके बाद मोमेंटम अलॉन्ग x एक्सिस, मोमेंटम अलॉन्ग y एक्सिस। अब 3 इक्वेशंस में हमको कितने वेरिएबल्स आते हैं? 4 वेरिएबल्स आते हैं। तो हमने कहा कि एक वेरिएबल का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? एक्सपेरिमेंटली हम एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें हम केसेस लेते हैं। केस क्या हम लेते हैं कि हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल कि केस हमने लिया है कि अगर दोनों बॉडीज यानी m1 इज इक्वल टू m2, अगर दोनों बॉडीज का मास क्या होगा? सेम। एंड नंबर सेकंड कि जो पहली बॉडी है u1 की वेलोसिटी जो है वो u के बराबर है, और u2 जो है यानी सेकंड बॉडी जो है ना वो किस में है? रेस्ट में है। ये हमने केस बना दिया कि अगर एक बॉडी m1 इज इक्वल टू m2, दोनों का मास क्या है? सेम। यानी एक बॉडी, यानी ये वाली जो बॉडी है इसको हम कभी नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल भी, और ये वाली जो बॉडी है जिसके साथ स्ट्राइक करती है टारगेट, जिसको हम कभी नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल। और टारगेट की वेलोसिटी मास दोनों का क्या है? सेम। और ये वाली जो बॉडी है ना ये रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है तो ये मूव कर रही है। अब ये वाली जो बॉडी है किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है? u के साथ। ये रेस्ट में है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे इक्वेशन का? अब जो पहली इक्वेशन हमने बना दी थी दैट वाज m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। अब यहां से हम देख लेंगे, बता m1 किसके बराबर है? m2। तो m1 और m2 के बजाय भी मैं क्या लिख सकता हूं? m1 क्या जाएगा? कॉमन। यहां से भी m1 क्या जाएगा? कॉमन। अगर m1 कॉमन गया है तो यहां से क्या बचेगा? u1 स्क्वायर। u1 किसके बराबर है? u, तो मैं लिखूंगा u स्क्वायर प्लस u2 किसके बराबर है? 0, तो ये बन जाएगा 0 का होल स्क्वायर, वो मैं नहीं लिखूंगा, इज इक्वल टू v1 का होल स्क्वायर प्लस v2 का होल स्क्वायर। और कॉमन क्या जाएगा? कॉमन जाएगा यहां से m1। बता m1 और m1 क्या हो जाएगा? कैंसल। अगर m1 कैंसल हो गया तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर किसके बराबर आएगा? u स्क्वायर के बराबर। ये वाली जो इक्वेशन है ये कब आती है? यानी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर कब आता है? ये उस वक्त आता है कि जब हमने केस लिया है कि जब दोनों बॉडीज का मास क्या है? सेम है। एक बॉडी रेस्ट में और दूसरी बॉडी मूव कर रही है विद वेलोसिटी u। अब इसके बाद जो मोमेंटम वाली इक्वेशन है, मोमेंटम वाली इक्वेशन क्या थी? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 cos ऑफ थीटा प्लस m2v2 cos ऑफ फाई। ये दो इक्वेशन हमारे पास थी। अब m1 किसके बराबर है? m2 के बराबर। तो m1
m2 के बजाय भी मैं क्या लिख सकता हूं, m1 और m1 क्या जाएगा कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा m1 u1 m1 को मैंने कॉमन निकाल दिया है, तो u1 प्लस u2 किसके बराबर है 0, तो वो मैं नहीं लिखूंगा, तो ये बन जाएगा m1 u1 इज इक्वल टू, अब यहां से m1 m2 के बजाय भी क्या आ जाएगा m1, तो m1 को मैं कॉमन निकाल दूंगा, बता यहां से क्या आ जाएगा v1 cos ऑफ थीटा प्लस v2 cos ऑफ फाई। क्लियर, m1 और m1 क्या हो जाएगा कैंसल, तो u1 इज इक्वल टू u, तो u1 के बजाय मैं u भी लिख सकता हूं, तो u इज इक्वल टू बता किसके बराबर आ जाएगा v1 cos ऑफ थीटा प्लस v2 cos ऑफ फाई। अब v1 का वैल्यू है जो ये हमें पुट कर सकता हूं, तो u का वैल्यू जो है ना u का वैल्यू मैं यहां पे पुट भी कर सकता हूं, वो हम बाद में कर लेंगे, पहले हम तीसरी इक्वेशन को देख लेंगे। तीसरी इक्वेशन क्या थी, वो थी m1 v1 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m2 v2 साइन ऑफ फाई। अब m1 किसके बराबर है m2 के बराबर है, तो m1 क्या हो जाएगा कैंसल, दैट विल बी इक्वल टू v1 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू v2 साइन ऑफ फाई। तो तीन इक्वेशंस हमारी आती है। कभी आपके क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं कि v1 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू v2 साइन ऑफ फाई, साइन ऑफ फाई हमको दिया होता है, v2 दिया होता है v1, तो साइन ऑफ थीटा हमको निकालना होता है, यानी एंगल ऑफ स्कैटरिंग हमको निकालना होता है। मगर कब निकालना होता है कि आपको ध्यान में रखना है कि जब दोनों बॉडीज का मास क्या होगा सेम। दूसरी बॉडी किस में थी रेस्ट में, पहली बॉडी मूव कर रही थी विद वेलोसिटी, वो u1 नहीं, अब वो किसके बराबर थी u के बराबर, तो तीनों इक्वेशन जो हमने अभी निकाली थी वो तीनों इक्वेशन बदल जाएंगे। अब यहां से देख लो, अगर मैं u का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, बता u के बजाय मैं क्या लिखूंगा v1 cos ऑफ थीटा प्लस v2 cos ऑफ फाई का होल स्क्वायर। अभी हमारे पास इक्वेशन ये आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो वो किसके बराबर है, ये बन जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस ट्वाइस v1 v2 cos ऑफ थीटा cos ऑफ फाई, cos ऑफ थीटा cos ऑफ फाई, तो दैट विल बी इक्वल टू ये v1 स्क्वायर है, यहां पे भी v1 स्क्वायर है, तो टर्म्स को v1 स्क्वायर को एक साइड में ला, v1 स्क्वायर यहां पे भी v1 स्क्वायर यहां पे भी, तो v1 स्क्वायर को मैं क्या निकाल दूंगा कॉमन, यार आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा दैट विल बी इक्वल टू v1 स्क्वायर इनटू, अब यहां पे क्या बचेगा 1, नहीं आ रहा है, देखो यहां से मैं ऐसे करूंगा, ये बन जाएगा v1 स्क्वायर माइनस, अब इसको यहां पे लाओ तो ये बन जाएगा v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्लियर, प्लस v2 स्क्वायर, अब यहां ये वाली टर्म को भी इस साइड में लाओ तो माइनस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई इज इक्वल, अब यहां से क्या बचता है ट्वाइस v1 v2 cos ऑफ थीटा cos ऑफ फाई, क्लियर। अब v1 स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, तो यहां से v1 स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर को भी कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ट्वाइस v1 v2 cos ऑफ थीटा cos ऑफ फाई, क्लियर। अब यहां से आप इसको उतारो, फिर इसके बाद हम आगे जाएंगे, आप इसको कॉपी कीजिए, हो गया। अब यहां से देखो फिगर बना लिया आप लोगों ने, तो मैं इसको मिटा देता हूं फिगर को मैं, अब यहां से देख लो, बता v1 स्क्वायर इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव के बजाय भी क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा ट्वाइस v1 v2 cos ऑफ थीटा cos ऑफ फाइव,
तो दैट विल बी इक्वल टू V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ट्वाइस V1 V2 कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई, दैट विल बी इक्वल टू, अब यहां से देखो ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास है, V1 साइन ऑफ थीटा किसके बराबर है, V2 साइन ऑफ फाई। V1 अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर लूंगा तो ये बन जाएगा V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये इसके बराबर है, तो यहां से भी हम देख लेंगे V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई किसके बराबर आ जाएगा, V1 साइन स्क्वायर फाई के बराबर। तो अगर ये ऐसे आ जाएगा तो ये बन जाएगा ना V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस V2 साइन ऑफ फाई, V2 साइन ऑफ फाई। अगर मैं इनकी स्क्वायरिंग कर लूंगा तो ये बन जाएगा V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो अगर ये इसके बराबर तो इसके बजाय में मैं ये भी लिख सकता हूं, तो अगर मैं ये लिखूंगी ये बन जाएगा ना V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस V1 V2 कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई, दैट विल बी इक्वल टू, बताओ V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा ट्वाइस V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस V1 V2 कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई। अब यहां से देख लो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, एक V1 और एक V1 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहां से क्या बचेगा V1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू V2 कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई, क्लियर। तो यहां से हम निकाल भी सकते हैं, ये वाले टर्म भी हम यहां से निकाल सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर आ जाएगा, V1 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय V2 कॉस ऑफ फाई, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू V1 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय V2 कॉस ऑफ फाई, क्लियर। अब यहां से हो गया कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय V2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ फाई। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, अगर हम आइडेंटिटी देख लेंगे कॉस ऑफ A प्लस बी, तो मैं लिखूंगा यहां से कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई, कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ A प्लस बी होता है बराबर कॉस A कॉस B, तो मैं लिखूंगा कॉस ऑफ A, कॉस ऑफ A के बजाय क्या आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई, कॉस ऑफ फाई प्लस कॉस ऑफ A प्लस बी, कॉस ऑफ A प्लस बी होता है बराबर कॉस ऑफ A कॉस B माइनस साइन A साइन B, माइनस साइन A, साइन A के बजाय आ जाएगा साइन थीटा, साइन B के बजाय आ जाएगा साइन फाई। तो आपको यहां पे याद रखना है कि कॉस ऑफ A प्लस बी होता है बराबर कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। अब यहां से कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, बता कॉस ऑफ थीटा के बजाय मैं क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू भी मैंने निकाल दिया है, बता किसके बराबर आ जाएगा V1 डिवाइडेड बाई V2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ फाई इनटू क्या आ जाएगा कॉस ऑफ फाई, बता कॉस ऑफ फाई और कॉस ऑफ फाई क्या हो जाएगा, कैंसल, कॉस ऑफ फाई और कॉस ऑफ फाई माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ फाई इंटू साइन ऑफ फाई, दैट विल बी इक्वल टू, यहां से आ जाएगा ये V1 साइन स्क्वायर थीटा, V1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस माइनस, अब साइन ऑफ थीटा अगर हम यहां से भी देख लेंगे यहां साइन ऑफ फाई का वैल्यू, साइन ऑफ फाई यानी ये वाली जो इक्वेशन है V1 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू V2 साइन ऑफ फाई, अगर मैं यहां से साइन ऑफ फाई का वैल्यू बस निकाल दूं वो आ जाएगा ना V1 डिवाइडेड बाई V2 साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ फाई के बजाय मैं क्या लिख सकता हूं V1 बाई V2 साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ फाई के बजाय मैं क्या लिखूंगा V1 बाई V2 साइन ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा V1 बाई V2 साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, V1 डिवाइडेड बाई V2, तो यहां से आ जाएगा इसका V2 डिवाइड भी है, तो ये आ जाएगा V1 डिवाइडेड बाई V2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस V1 बाई V2 साइन स्क्वायर थीटा, बता ये और ये दिस माइनस दिस दोनों टर्म सेम है, कैंसिल में नहीं करूंगा, दोनों टर्म्स सेम है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0,
पता कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई का वैल्यू कितना आ गया है 0। इसका मतलब है कॉस फंक्शन है, फंक्शन का वैल्यू 0 नहीं होगा। अब किसका वैल्यू 0 हो सकता है? तो आंसर है थीटा प्लस फाई का वैल्यू क्या हो सकता है? 0। थीटा प्लस फाई का वैल्यू अगर 0 है, बताओ कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई का वैल्यू कितना आ गया? 0। समझना है, ये कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई का वैल्यू दिस माइनस दिस कितने बराबर आ गया? 0। कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई का वैल्यू कितना हो गया? 0। इसका मतलब है इसका वैल्यू क्या हो गया? 0। तो कॉस का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब है जो ये वाली टर्म है इसका वैल्यू कितना हो सकता है? 0। अब कॉस ऑफ थीटा अगर मैं देखूंगा, कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू आ गया है 0। कॉस का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, इन जनरल में बात कर रहा हूं। कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू कितना आ गया है? 0। कॉस का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 हो सकता है तो थीटा का वैल्यू होना ऐसा होना चाहिए ना कि जिसपे ये पूरी टर्म किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। अब कौन सा वैल्यू वो थीटा का होता है जिसपे ये पूरा वैल्यू कितना होता है? 0। आंसर है कॉस ऑफ 90। कॉस तब भी है तो इसका मतलब है ना थीटा कितना होना चाहिए? 90। अब यहां से देख लो कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई का वैल्यू कितना आ गया? 0। इसका मतलब है ना थीटा प्लस फाई का वैल्यू वो होना चाहिए जिससे ये पूरी टर्म कितनी बन जाएगी? 0। तो अगर वो हम वैल्यू देख लेंगे तो थीटा प्लस फाई का वैल्यू आ जाएगा ना कितना? 90। अब यहां से देख लो, बता थीटा और फाई कौन सा एंगल है? एक है ना एंगल ऑफ स्कैटरिंग, दूसरा कौन सा है? एंगल ऑफ रिकॉइल। तो उनके बीच में जो अभी एंगल बनता था, यहां पे अगर मैं फिर एक बार फिगर दिखा दूंगा तो यहां पे जो एंगल बनता था, ये वाला जो एंगल बनता था ये थीटा था, ये वाला एंगल जो था ये फाई बनता था। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो थीटा प्लस फाई का वैल्यू कितना आना चाहिए? 90। तो इसका मतलब है कि जब भी इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस होता है तो जो एंगल ऑफ रिकॉइल और एंगल ऑफ स्कैटरिंग है उनका वैल्यू कितना आना चाहिए? थीटा प्लस फाई का वैल्यू कितना है? 90। एक्चुअल में हमको यहां से यही डेरिवेशन करनी थी कि जो एंगल ऑफ थीटा प्लस एंगल ऑफ फाई है वो किसके बराबर होना चाहिए? 90। किस वाले कोलिजन में? इलास्टिक कोलिजन में। और इलास्टिक कोलिजन में हमने एक स्पेशल केस बना लिया है कि जब दोनों बॉडीज का मास क्या होगा? सेम। एक बॉडी रेस्ट में और दूसरी बॉडी मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी, तो जब दोनों बॉडीज यहां से आ जाएंगे, और ऐसा ही हम देखते हैं कि जब हम कैरम बोर्ड में देखते हैं तो कैरम बोर्ड में जब हमने स्ट्राइकर को मार दिया है, क्वीन को मार देते हैं तो क्वीन यहां से चली जाती है और स्ट्राइकर यहां से चला जाता है। और इनके बीच में अगर हम एंगल देख लेंगे तो इनके बीच में एंगल थीटा प्लस फाई कितना बनना चाहिए? 90। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। तो वीडियो ये जो है ये लेक्चर है, लेक्चर के आखिर में एक वीडियो भी चलाऊंगा, आप उसको भी देख लेना। तो अगर कहीं पे भी आपको डाउट होगा इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग